हाय वेरी बच्चे, मैं संतोष कुमार आप सबको संतोष एजुकेशन स्टडी का स्वागत है। अभिनंदन है प्यारे बच्चे। आज क्लास 10 का एक बेहतरीन चैप्टर बच्चे हिंदी का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चे। रोज संडे को बच्चे आप लोग को रोज एक वीडियो मिलेगा बच्चे, एक चैप्टर का पूरी कहानियां मिलेगी। ऑब्जेक्टिव मेरे बच्चे मैंने पढ़ा दिया हूँ। अब आप लोग को लाइन बाय लाइन करके बच्चे कैसे सब्जेक्टिव निकाला जाता है, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और सारे बच्चे लाइन बाय लाइन यूट्यूब पर कहीं भी आपको बच्चे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। लाइन बाय लाइन मैं यदि लाइन बाय लाइन मेरा हर वीडियो आप देख लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको एग्जाम में 100 में 100 आने से हिंदी में कोई रोक सकता नहीं है बच्चे। मैं लाइन बाय लाइन वो लाइन पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट है। मैं वो सब लाइन कभी नहीं समझाऊंगा जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, है ना। पढ़ो वही जो एग्जाम में आता है। इसलिए सारे बच्चे पूरी कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ मेरे साथ बने रहें और लास्ट तक बच्चे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग आज की क्लास को क्या करते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चे, हम लोग को आज की जो क्लास है बच्चे, आज के जो विषय है हिंदी है। आज के विषय क्या है बच्चे, हिंदी है। और हिंदी में देखा जाए, है ना, कि जो महात्मा गांधी क्या बच्चे, महात्मा गांधी आज जो पाठ का जो लेखक है बच्चे, इस पाठ का जो लेखक है वो हमारे प्यारे महात्मा गांधी, हमारे प्यारे दुलारे कौन, महात्मा गांधी। भारत के आजादी में इसने अहम भूमिका निभाए थे बच्चे। अपने इतिहास पढ़े होंगे इनके बारे में तो जानते होंगे, है ना। आज राष्ट्रपिता के बारे में बच्चे हम लोग जानकारियां लेंगे। चलिए बच्चे, तो देखिए बच्चे कि महात्मा गांधी किस पाठ का लेखक है। तो श्रम, महात्मा गांधी किस पाठ का लेखक है, तो शिक्षा और संस्कृति। देखिए बच्चे, मैं आपको पाठ का नाम दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए शिक्षा और संस्कृति में आपसे यहाँ से एक सवाल उठाता है कि बताइए प्यारे मेरे दुलारे कि शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है। तो टिक लगाना बच्चे, महात्मा गांधी। फिर पूछेगा महात्मा गांधी किस पाठ का लेखक हैं, तो लिखिएगा बच्चे, टिक लगाइएगा ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि श्रम सॉरी शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति बच्चे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आइए बच्चे हम लोग इनके बारे में, प्यारे हमारे दुलारे महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी, ये हमारे प्यारे दुलारे महात्मा गांधी हुए। अब इनका ना जाने कितना देखे होंगे। एक सवाल जिक्के से पूछता हूँ, ऐसा कौन सा महान पुरुष है जिनका सबसे ज्यादा फोटो छपता है। तो आपको भी पता, हमको भी पता, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा फोटो छपता है क्यों, क्योंकि हर नोट पर बच्चे कौन है हमारे प्यारे, महात्मा गांधी। आइए बात करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को क्या कहा गया बच्चे, राष्ट्रपिता कहा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था। यहाँ सवाल पूछेगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। एक जगह, एक राज्य बच्चे जिसका नाम है गुजरात, और उस जगह बच्चे जिसका नाम पोरबंदर, है ना। आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात दिया होगा तो गुजरात मारना, और यदि पोरबंदर होगा तो पोरबंदर में टिक लगाना। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पापा का नाम क्या था, करमचंद गांधी, और माता मम्मी का जो नाम था पुतली बाई। क्या बच्चे, पुतली बाई। बोलो, कमेंट करके बताते चलो, मैं जो भी क्वेश्चन होगा बच्चे आप यदि कमेंट करेंगे ना तो आपका जो एक मन है ना, एक काग है, मेरे साथ रहेगा और आप शांति से बच्चे बैठ करके इसलिए कमेंट करते चलिए, मजा आते रहेगा, है ना। अब पिता का नाम क्या है बच्चे, करमचंद गांधी, है ना, और माता का नाम पुतलीबाई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उनके आसपास हुई थी। प्रारंभिक मतलब जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी जो पढ़ाई होती है वो कहाँ हुआ था बच्चे, बोलो, है ना। वो हुआ था आपका पोरबंदर में हुआ था। 4 दिसंबर 1888 में वो वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए, है ना, बोलो, इन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज गए, लंदन गए। आपसे पूछेगा
कि वकालत के पढ़ाई पढ़ने के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए? तो इंग्लैंड या लंदन गए ना। कब गए? 4 दिसंबर को। क्या बच्चे? 4 दिसंबर को। चलिए अगला प्यारे बच्चे आपको यहाँ पे 1883 में कम उम्र में उनका क्या होगा बच्चे? विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम क्या था बच्चे? कस्तूरबा गांधी। क्या बच्चे? कस्तूरबा गांधी। स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चले। महात्मा गांधी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका है ना प्रवास की ऐतिहासिक महत्व रहा। मतलब वो अपने जीवन को अहम भूमिका जो दिए, सबसे ज्यादा जो समय दिए दक्षिण अफ्रीका को दिए। तो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास कब से कब तक है? 1893 से लेकर के 1914 तक रहे। 1893 से लेकर के 1914 तक रहे, यानी कि 21 साल रहे। कहाँ बचे? दक्षिण अफ्रीका में, है ना। यहाँ से पूछता है कि महात्मा गांधी का प्रवास कब से कब तक दक्षिण अफ्रीका में रहा? तो 1893 से लेकर के अब 1914 तक बच्चे टिक लगाना। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। बोलो, महात्मा गांधी सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में। फिर 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। यहाँ सवाल उठाएगा महात्मा गांधी जी कब भारत आए? तो 1915 में महात्मा गांधी वापस भारत आ गए। आजादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य का प्रयोग किया। बच्चे बताओ, महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई में किसका प्रयोग किया? तो सत्य का प्रयोग किया। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। महात्मा गांधी के कितने हथियार थे? महात्मा गांधी के 2 हथियार थे, है ना। कौन कौन बच्चे? बोलो। और हिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा थे। उन्होंने स्वराज की अछूतोदार का काम किया, स्वरोध्य का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा लगाया, समाज में फैला ऊंच नीच जाति तथा भेदभाव को मिटाने का कोशिश किया, अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजादी लाई। बच्चे देखो, यहाँ तक आपको इस तरीका से बच्चे पढ़ना है। ये पैराग्राफ बहुत इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ ने सॉरी गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने ठाकुर ने महात्मा कहा। जो है बच्चे गांधी जो थे ना, उनको मैं रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा महात्मा, और उन्हें बापू राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता है और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी को, या ऐसे पूछेगा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कह करके उन्हें संबोधित किया। उनका पूरा जीवन राष्ट्र समर्पित में था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा। उनके प्रयोग द्वारा भारत को फिर से एक उन्नत और गौरवशाली राष्ट्र बनने की कोशिश हुआ। 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में एक सिरफिरों ने उनकी हत्या कर दी, है ना। मतलब उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 30 जनवरी 1948 को हो गया। महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर को जयंती मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस महान पुरुष का जन्मदिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे प्यारे महात्मा गांधी का और बच्चे कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बच्चे इनकी कहानियां हुआ। आगे बच्चे यहाँ पे है, ये पैराग्राफ है कि शिक्षा और संस्कृति विषय पर हरिजन एवं इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों का अग्रलेखों से संकलित कर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को विचार प्रस्तुत किए। इस पर अनेक क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन का प्रयोग करना जरूरी है, और आत्मा, बुद्धि, शरीर और मानस शरीर का परिष्कार मनुष्य का नैतिक विकास के लिए प्रेरणा है। महात्मा गांधी की शिक्षा और संस्कृति का परिकल्पना निरीह सिद्धांत तो नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी की जो ये शिक्षा संस्कृति है वो जटिल नहीं, पुस्तकीय भी नहीं है, ये बच्चे आपके दैनिक जीवन में व्यवहार से
बताने वाली शिक्षा है बच्चे। ये पूरी कहानियां बच्चे इनकी है। ये महात्मा गांधी के द्वारा बच्चे इनकी महात्मा गांधी की परिचय हुआ। आइए बच्चे, पहला सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखो। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात, पोरबंदर के गुजरात में बच्चे, गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम बच्चे बताइए क्या था? तो बोलो पुतलीबाई था। महात्मा गांधी के पापा का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए? वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे? तो 1893 से 1914 तक रहे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी किन पत्रिका का? तो हरिजन और क्या यंग इंडिया पत्रिकाओं का बच्चे संपादन किए। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 में हुआ। जो कोई व्यक्ति ने हत्या कर दिया नई दिल्ली में बच्चे। महात्मा गांधी का कितने हथियार थे? महात्मा गांधी के 2 हथियार थे, अहिंसा अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। महात्मा गांधी कब भारत आए? तो 1915 में महात्मा गांधी भारत आ गए। इस तरीका से बच्चे सारे प्रश्नों को आपको लिखना है और ट्रिक लगाते चलना है। ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस अंतिम में करवा देंगे बच्चे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे पाठ है बच्चे आप लोग को शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ का लेखक कौन है बच्चे? गांधी जी, हमारे प्यारे दुलारे कौन? गांधी जी। और बच्चे गांधी जी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चे आगे है अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदार और बढ़िया शिक्षा है। बच्चे आपसे बोलेगा कि सबसे बढ़िया शिक्षा कौन है? तो अहिंसक प्रतिरोध है। क्या बच्चे? अहिंसक प्रतिरोध वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद ही पहले होनी चाहिए। बच्चे हम लोग जो पढ़ते हैं, छोटा जब बच्चा नन्हा मुन्ना सा रहता है तो उसको सबसे पहले व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे करके हम लोग क्या करते हैं, उसको किताबी नॉलेज देते हैं, है ना। तो वही का अच्छा ज्ञान देते हैं तो वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान से शिक्षा के बाद नहीं बल्कि इसको पहले देना चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सके, इससे इनकार किया जा सकता नहीं है कि बच्चों को वह वर्णमाला सीखे और संसारिक ज्ञान प्राप्त करे। उनके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी हुई है। मतलब कि संसारिक ज्ञान जानने से पहले, है ना, और वर्णमाला को जानने से पहले महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि पहले जान लेना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है। ये सभी के बारे में बच्चों को सबसे पहले शिक्षा देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो आत्मा क्या है इसको नहीं पता है, प्रेम क्या है नहीं पता है। बच्चे सबसे पहले हम लोग को पूर्वजों ने पढ़ाया करते थे, समझाया करते थे कि प्रेम से रहो। आज बच्चे आप जान रहे हैं स्थितियां परिस्थितियां क्या है ना। तो वही महात्मा गांधी कह रहे हैं कि संसारिक ज्ञान देने से पहले, व्याकरण के ज्ञान देने से पहले बच्चों को समझाइए आत्मा क्या है, सत्य क्या है और प्रेम क्या है, आत्मा में कौन कौन सी शक्तियां छिपी हुई है। और शिक्षा का जरूरी अंक यह होना चाहिए, शिक्षा का जरूरी अंक यही सब होना चाहिए। बालक जीवन, है ना, संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट को सहन से हिंसा को आसानी के साथ जितना जितना सीखे, है ना। इसको से बच्चे प्रेम को घृणा से, घृणा जो है ना प्रेम से, असत्य को सत्य से और कष्ट को हिंसा से और आसानी से जितना सीखे। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले फॉर्म में व बाद में फेनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग के तमील देने का भरसक कोशिश की। पहला बच्चे कहा टॉल्स्टॉय के और में बच्चे दिए
शिक्षा इस तरीका से शिक्षा दिए। बाद में फिनिक्स में आकर के बच्चों को क्या की इस तरीका से शिक्षा दिए। कौन दिए बच्चे? महात्मा गांधी दिए, है ना। ऐसी व्यवहारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा इसको बोला जाता है बच्चे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आइए बच्चे यहाँ से पहले पैराग्राफ से सवाल ले लेते हैं। पहला बच्चे, महात्मा गांधी सबसे बढ़िया शिक्षा क्या मानते हैं? तो महात्मा गांधी सबसे बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चों को अक्षर ज्ञान से पहले कौन सी ज्ञान होनी चाहिए बच्चे? तो आत्मा क्या है, प्रेम क्या है, सत्य क्या है, ये सभी शिक्षा होनी चाहिए। अक्षर ज्ञान के बाद, अक्षर ज्ञान से पहले ये सारा चीज ज्ञान होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीका से बच्चे उनकी सवाल थे। अब मेरी राय में, मेरी मतलब मेरा नहीं, महात्मा गांधी, मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर के स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ पैर आंख कान और नाक वगैरह ठीक ठीक प्रयोग और तमिल के द्वारा ही हो सकता है। मतलब अच्छा जो शिक्षा है, बुद्धि का जो सच्ची जो शिक्षा है ना, वो तभी संभव है जब इंद्रिया को प्रयोग करना हम लोग और उसको अच्छी तरीका से तमिल देख देना जब सीख जाएंगे, तब मेरे लिए सबसे अच्छा क्या बच्चे शिक्षा होगा, है ना। कौन करे? महात्मा। दूसरे शब्दों में बच्चों द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि विकास का जल्द और उत्तम तरीका है। मतलब बच्चों को यदि बुद्धि को विकास करना है ना, तो बच्चों को पहले इंद्रियों को प्रयोग करना सिखाइए। आंख प्रयोग कहाँ करना है, कान कहाँ करना है, हाथ कहाँ करना है, ये सबसे पहले बच्चों को सिखाइए। महात्मा गांधी कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं बच्चे? दूसरे शब्दों में बच्चे द्वारा इंद्रिया का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास के जल्दी का उत्तम तरीका है। परंतु शरीर और मस्तिष्क का विकास के साथ आत्मा के जागृत भी उतनी ही नहीं होगी। वे तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकागी वस्तुओं का साबित होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। यहाँ से पूछेगा आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी क्या मतलब है? तो हृदय की शिक्षा। क्या बच्चे? हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक मतलब आप जो भी धर्म को अपनाते हैं, हिंदू धर्म को अपनाते हैं, तो आध्यात्मिक में वक्त दीजिए, आध्यात्मिक को समझिएगा, तो अपने हृदय को समझ पाइएगा, अपनी भावना को समझ पाइएगा, अपने इंद्रियों को समझ पाइएगा। ये बच्चे आध्यात्मिक में धर्म है ना। आध्यात्मिक शिक्षा का मेरा मतलब है हृदय की शिक्षा। इसलिए मस्तिष्क को ठीक और स्वर्गन विकास तभी हो सकता है जब बच्चों को शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। मतलब शारीरिक विकास तो होते रहे, साथ साथ क्या आध्यात्मिक शक्ति की भी शिक्षा होते रहे, तब ये सभी बात अविभाज्य। इसलिए इस सिद्धांतों का अनुसार मान लेना तर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। तो इस तरीका से बच्चे महात्मा गांधी बोले। अगला प्यारे बच्चे है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चों और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। मतलब शिक्षा का मतलब है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि मनुष्य जो है, बच्चों जो है, शरीर, बुद्धि और आत्मा सभी को उत्तम मतलब अच्छा क्वालिटी गुणों प्रकट किया जा सके। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो नहीं, अंत अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है, साक्षरता स्वयं, कोई शिक्षा नहीं है ना। साक्षरता मतलब मैं पढ़ लिख लिए, सर्टिफिकेट ले लिए, तो कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए मैं बच्चों को शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उन्हें कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए। उपयोगी मतलब ऐसा शिक्षा दीजिए बच्चों को स्किल डेवलप हो, ऐसी शिक्षा दीजिए जो बच्चे कुछ अपने पढ़ाई के बाद जब पढ़ाई खत्म हो जाए तो बच्चे कुछ सीख सके। ये कौन कर? महात्मा गांधी करें कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा इस तरह से दूंगा, है ना, करूंगा कि कोई दस्तकारी और वो चीज सिखाई जाए और इस क्षण वो अपनी तमिल शुरू करे, उसी क्षण से उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। तमिल मतलब अच्छा, जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा
तो उसी समय से उत्पादन करना शुरू हो जाएगा, जिससे अपना वो खर्चा खुद निकाल सकता है। चलिए अगला है प्यारे बच्चे, मेरे मतानुसार इस प्रकार शिक्षा प्रति मानसिक मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास संभव है। बोलो, है ना? बोलो एस क्या बच्चे, उत्तम, है ना? उत्तम मतलब अच्छा, विकास संभव है ना? कब? जब इस तरीका से, कैसा? जब बच्चे अपने से, है ना, स्किल तमीज ऐसी सिखा दिया जाए जिससे बच्चे उत्पादन स्वयं करने लगे, तो इससे बच्चे के क्या होगा? अब मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास होगा। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी, है ना? यांत्रिक, यांत्रिक मतलब मशीन, बस सिर्फ इतना अंतर है कि मशीन की तरह, मशीन से न वैज्ञानिक ढंग से सिखाए, अर्थात बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के कारण जानना चाहिए। बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया जानना चाहिए, कैमरा कैसे चल रहा है, डिजिटल बोर्ड कैसे चल रहा है, लैपटॉप कैसे चल रहा है, लाइट कैसे आ रहा है, इस सभी प्रक्रिया के बच्चों को जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारी शिक्षा किसी दस्तकारी उद्योगों द्वारा दी जाए, मतलब कि महात्मा गांधी करे कि हमारी जो शिक्षा है दस्तकारी मतलब स्किल पर डेवलप किया जाए, प्रैक्टिकल के माध्यम से शिक्षा दिया जाए, है ना? तब जाकर के बच्चे करेगा। जैसे बल कैसे बना, तो उसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ, है ना? सारे वाटर कैसे बना, है ना? बहुत सारे ऐसी चीजें बच्चे आपको सीखना है। जब बड़े बड़े स्कूलों में जब जाइएगा, अच्छे स्कूलों में जब जाइएगा, तो आपका एक प्रयोगशाला रहता है, वो प्रयोगशाला में जाइएगा ना, तो सभी चीज सिखाई जाती है बच्चे, है ना? आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करें और घर पर माता पिता को मदद लेना टैगोर ही मूल्य सिद्धांत शामिल हो। मतलब कहा जाता है, महात्मा गांधी कह रहे हैं आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा जब आप है, जब अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उस समय सफाई को आप अपना ध्यान दे, अपने से करें। तंदुरुस्ती, आप कैसे हड्डे कटे, कैसे अच्छे रहेंगे, ये सारा काम बच्चे अपने स्वयं से करें। कौन करे? महात्मा गांधी। भोजन शास्त्र, भोजन अपना बनाए, भोजन क्या करना है क्या नहीं करना है, एक भोजन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं बच्चे। अब अपना काम आप करें और घर पर माता पिता को मदद वगैरह की मूल सिद्धांत को शामिल करें, है ना? माता पिता को भी मदद करें। और यहाँ पे बच्चे है कि मैं मौजूद पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं है। स्वच्छता मतलब कैसे स्वस्थ रहे हमारे देश, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार स्वच्छ रहेगा तो हमारा गांव स्वच्छ रहेगा, जब गांव स्वच्छ रहेगा तो हमारा पंचायत रहेगा, पंचायत से जिला होगा, जिला से फलना जिला, पूरे देश स्वच्छ रहेगा। और स्वावलंबी, स्वावलंबी मतलब अपना काम स्वयं करे, अपना काम स्वयं, जैसे खाना बनाना, खाना खाना, जब आप एज आपको बढ़ जाता है तो इस तरीका से बच्चे अपना स्वयं करना है ना? स्वयं किसी पर निर्भर नहीं, उसी को बोला जाता है स्वावलंबन की ज्ञान। और वे शरीर से कमजोर होते हैं, इसलिए मैं संगीतमयी कोची काव्याद के जरिए उनका अनिवार्य शारीरिक तामील दिलवाऊंगा, है ना? संगीत भी, संगीतमय चीजों से उनकी शिक्षा दीक्षा, है ना, दिवाऊंगा बच्चे। कौन कर? महात्मा गांधी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रकार कताई धुलाई जैसे उद्योग को जैसे ग्रामोद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने का, एक सेकंड बच्चे, देने का योजना, देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि ऐसी शांत समाज क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इसमें नगर ग्राम के संबंधों का एक अर्ध और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज के मौजूद आरक्षित व्यवस्था और वर्गों के परस्पर दिशा कत संबंधों की कुल बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। बच्चे महात्मा गांधी करें कि यहाँ पे कतई और धुलाई जैसी ग्राम उद्योग द्वारा लगाई जाए, प्राथमिक शिक्षा दिया जाए। मतलब गांव में कहा जाता है ना कतई, जिससे कपड़ा धोना, सरफ बनाना, या कोई बेंडिंग करना, किताब को बेंडिंग करना, छोटे छोटे कुटीर उद्योग दे करके गांव में यदि प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ किया जाए तो एक समाज में एक नई सी शांति आएगा, शांति समाज होगा। क्योंकि कुटीर उद्योग में कई गो लोग आएंगे, मिलजुल के काम करेंगे, है ना? ये सब जब करेंगे तो हमारा राष्ट्र एकदम शांत और बहुत आगे जाएगा प्यारे।
इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाले हर्ष रुक जाएगा। मतलब दिन पर दिन हमारे देहातों में से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यदि इस तरीका से शिक्षा यदि व्यवस्था कर देंगे तो क्या होगा, हमारे हर्ष जो हानि हो रही रुक जाएगा। एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियादी पड़ेगी जिसमें गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद न हो। हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता का अधिकार का कुछ आश्वासन हो। मतलब जो ऐसी चीजें जो हम गाँव घरों में दे देंगे तो कोई भी अमीर गरीब सब एक समान हो जाएगा, है ना, और अपना कमाई से गुजरा बसारा आराम से कर लेगा, स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा उसको। और यह सब किसी भयंकर और रंचित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा। न तो बच्चे भयंकर किसी तरह से पूंजी लगाना है, युद्ध नहीं करना है, और एकदम सिंपल से इन्वेस्ट से आपका ये सभी काम क्या हो जाएगा बच्चे, शुरू हो जाएगा। यहाँ प्यारे बच्चे कहा जाए तो भारत जैसी विशाल देश का यांत्रिकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक तो जरूर होगी मेरी योजना, और विदेशी से मंगाई हुई मशीन और वैज्ञानिक और यात्री दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञ की बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह का जन साधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथों में रहेगा। जब भारत का स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या भय होगा। चरित्र निर्माण में साहस बल सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्कर्ष की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। बच्चे चरित्र निर्माण, कैरेक्टर, है ना, डेवलपमेंट, बच्चे चरित्र निर्माण जब होगा तो आपके अंदर क्या होगा बच्चे में साहस बल और सदाचार, बड़े लक्ष्य के कामों के लिए उत्साहित होंगे, आत्म उत्साहित होंगे बच्चे, है ना, और शक्ति मेरे अंदर आएगा। और हर काम कहा जाता है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाए तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यदि हम किसी व्यक्ति को चरित्र निर्माण में चरित्र निर्माण में अपना अहम भूमिका निभाएं, यदि हम किसी को चरित्र निर्माण करने में हम सफल रहें तो हमारा समाज का, है ना, अपने आप ही हमारा समाज क्या होगा, सुधर जाएगा, है ना, अपना काम संभालेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं स्वयं सौंपूंगा। क्या महात्मा गांधी कह रहे हैं, यदि जिस व्यक्तियों के है ना, जिस व्यक्तियों के अंदर चरित्र निर्माण हो जाएगा मैं उसके हाथों में समाज के भागडोर क्या करेंगे बच्चे, सौंप देंगे। मैं चाहता हूं कि आज भाषा अंग्रेजी में इस तरह संसार की अन्य भाषाओं में ज्ञान भंडार भरा है जिसे राष्ट्र अपनी देशी भाषाओं को प्राप्त कर। मुझे रविन्द्रनाथ की पूर्ति जानकारियां खूबियां जानने के लिए हमें बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं है, वे मुझे अच्छी अनुवादों से मिल जाती है ना, गुजरात फलना चलना जो भी है। यदि देखो रविन्द्रनाथ गुजराती जानते हैं, महात्मा गांधी गुजराती नहीं जानते हैं। यदि गुजराती जानना है तो कोई दो बच्चों को पकड़ लेंगे और उन्हें गुजराती आता है, जिसको अच्छा गुजराती आता है वो व्यक्ति को पकड़ लेंगे और रविन्द्रनाथ को लिखी हुई जो कृतियां है उसको वो बच्चा पढ़ करके हिंदी में रूपांतरण करके बच्चों को क्या करेंगे, सिखा देंगे। आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। यह अच्छी कुछ मित व्यतीत होगा कि हम विद्यालयों को अलग अलग वर्ग ऐसा रखे जिसका काम यह है कि संसार के विभिन्न भाषाओं में सीखने के उत्तम बात यह जान लेना चाहिए। मतलब अलग अलग बातों अलग अलग विचारों जानना चाहिए। प्यारे बच्चे वीडियो लंबा जाएगा, है ना, तो चलिए कोई बात नहीं बच्चे, हाँ जल्दी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यह बात मेरी विचार में भी नहीं आ सकती है कि कुछ कम मंडूक बन जाएं और अपने चारों ओर दीवारों खड़ी कर ले, मगर ऐसा नम्रता पूर्वक यह कथन जरूरी है कि दूसरी संस्कृति के समझ के कद्र स्वयं अपनी संस्कृति के कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। दूसरी संस्कृति का बच्चे आप समझ कद्र करने से पहले अपनी संस्कृति को हजम कर लेना चाहिए। पहले हरगिज नहीं ऐसा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितने हमारी
जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। हमारी जो संस्कृति महात्मा गांधी करें रतन भंडार से क्या बच्चे भरा पड़ा है, रतन भंडार से क्या है भरा। बाकी अब ऐसा कोई दूसरी संस्कृति नहीं है, हमने हमने उसे जाना नहीं है, हम तो उनके अध्ययन को तुच्छ माना है। मैं तो अपनी धर्म को अपनी संस्कृति को तुच्छ माना है, यानी नीचा माना है ना। पहले अपनी संस्कृति और उसका अमूल्य कम कर दिया है, उसका जो मूल्य है वो कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उसका अमल न किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है जो शायद दिखने में सुंदर परंतु उसमें कोई प्रेरणा और पवित्रता प्राप्त नहीं होती है। मेरा धर्म जहाँ ये आग्र मतलब आगे है कि उसमें अपनी संस्कृति को हृदय कीन करके उनके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उनका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा और वह अपने दूसरी संस्कृति को तुच्छ समझने या उनकी अपेक्षा करने का निषेध भी करता है। महात्मा गांधी पूरी कहानियां बच्चे एक ही बात समझ में आया कि किसी संस्कृति को जानने से पहले अपनी संस्कृति को जानिए। हमारे संस्कृति में रत्न भंडार है। रत्न मतलब एक से सोना एक से चांदी नहीं, एक से संस्कार बच्चे हमारे समाज में मिलेगा। हमारे समाज में राम जैसे आकर के समझाएं कि राम परिवार कैसे चलाया जाता है, कृष्ण आकर के समझाएं कैसे परिवारों में रहा जाता है, एक दूसरे से मिलजुल के कैसे। हमने ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारे पास है जो आप अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं बच्चे? महात्मा गांधी कह रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे घर के चारों दीवार खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए, और मैं चाहता हूं कि सब देश की संस्कृतियां की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं सकूंगा। मतलब कितनों भी हमारे घरों में तूफान आ जाएगा अगले संस्कृति का, बाकी अपने संस्कृति को कभी उड़ने नहीं देंगे, कभी उड़ेंगे नहीं हवा के झोंकों में, मगर मैं किसी झोंके से नहीं उड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी बाबू थोड़ा सा कम में सीखो, और फिर उससे आशा करता हूं कि वे अपनी कुछ दिवंता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दे जैसे कि बोस ने, राय ने, स्वयं कविवर ने दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उनकी अपेक्षा करे कि उस पर शर्मिंदा हो या अनुभव करे कि वह अपनी खुद देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता। मतलब महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि आप अपने धर्म को भूल जाएं। हमारा धर्म को जानने की जरूरत है, वैसे व्यक्तियों को जानने की जरूरी है जो हम लोग को धर्म को अच्छी तरीका से जानता है। से बोस, राय जी, ये सब हमारे धर्मों के बारे में अच्छी तरह राय रखते हैं, इसलिए इनके विचारों को फॉलो करिए, है ना। ये कौन करे बच्चे? महात्मा गांधी करे। भारतीय संस्कृति उन विभिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य की प्रतीक है। यहाँ बच्चे एक लाइन छोड़ दिए, है ना, अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं किया जा सकता, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। ये बार बार पूछता बच्चे सवाल कि महात्मा गांधी कहेगा कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी का है। किनका बच्चे? महात्मा गांधी के। भारतीय संस्कृति उन विभिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य के प्रतीक है। सामंजस्य क्या बच्चे? प्रतीक है। चलिए, प्रतीक है प्यारे बच्चे। आइए हम लोग बात करते हैं। प्रतीक है फला चिन्ह जो भी उनके हिंदुस्तान में पैर जमाए गए, जिनका भारतीय जीवन पर भ्रम पड़ चुका है और जिस स्वयं से भारतीय जीवन से प्रभावित हुए हैं, यह सामंजस्य कुछ कुदरत और तौर पर विदेशी ढंग का होगा। इसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग और सामंजस्य नहीं होगा जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों का हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरह नहीं बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती एक
जबरदस्ती की एकता की ओर है। प्यारे बच्चे, उसके बाद बच्चे हम लोग को आंसर क्वेश्चन है। आंसर क्वेश्चन बच्चे आपको पीडीएफ के रूप में बन के मिल जाएगा। तो बच्चे ये मेरा क्लास आप सबको कैसा लगा, आप वीडियो में लाइक करें, वीडियो में जरूर बताएं कमेंट करके बच्चे। यदि मेरा क्लास, मेरा पढ़ाने की तरीका आप सभी बच्चों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं। हर संडे को आपको एक चैप्टर का बच्चे है ना, एक चैप्टर का हिंदी का पूरी डिटेल में वीडियो मिलेगा इसी लिंक पर, इसी चैनल पर बच्चे, है ना। और तमाम विषय के हमारे द्वारा शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई जाती है। और बच्चे आप पढ़िए। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके पेड ग्रुप में जुड़े तो आप हमारे बच्चे हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है बच्चे 88, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे 8825110676। ये हमारे ये मोबाइल नंबर है। इस पर बच्चे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं, सारे चीजें से जुड़ सकते हैं आप, है ना। तब और आपकी तैयारी एकदम 100% करवाई दी जाएगी। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखें। यदि वीडियो सभी बच्चों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।